हमारी बिरादरी की बहू। मम्मी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उससे ही शादी करूंगा मैं। अरे दिमाग में तेरे भूसा भर दिया है उस लड़की ने। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छी है और आएगी तो वही आएगी इस घर में। मैंने भी कह दिया है उस लड़की को मैं इस घर में आने नहीं दूंगी। अरे पर क्या दिक्कत है, वो भी तो लड़की है। तुम मेरी शादी किसी लड़की से ही करवाओगी ना, एक बार उससे बात करके तो देखो। मुझे नहीं बात करनी। मैंने देखा है इस तरह की लड़कियों को, पहले तो लड़के पटाती है, फिर उनसे अपने खर्चे उठवाती है, फिर अपने पूरे परिवार का खर्च उनसे ही चलवाती है। मम्मी तुम कुछ भी बोले जा रही हो, इस तरह से कुछ भी नहीं होता जो तुम बोल रही हो। सोनल बहुत अच्छी है। ठीक है अच्छी होगी, वो इस दुनिया की सबसे अच्छी सुंदर लड़की है बस, लेकिन मैं तेरी शादी उससे नहीं होने दूंगी क्योंकि वो अपने बिरादरी की नहीं है। कोई अपने बिरादरी की हो तो फिर मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगी। हमारे यहाँ तो बहू इतना दहेज लेकर आती है। जब मैं शादी होकर आई थी ना तो बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। मुझे भी दहेज चाहिए। अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से सेठ की तरह करूंगी मैं। ठीक है, तुम झूठे सपने सजाती रहो, मैं फिर कमारा ही रहूंगा। दिन बीतने लगते हैं। इस तरह 5 साल बीत जाते हैं। इधर सोनल के माँ बाप उस पर शादी का प्रेशर बनाने लगते हैं। सोनल विशाल से कहती है, मैं क्या करूं, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं शादी के लिए। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम शादी नहीं करोगे तो मेरी शादी कहीं और कर देंगे ये लोग। मम्मी शादी के लिए नहीं मान रही है, तुम शादी कर लो। सही बात है, कब तक तुम मेरे इंतजार में रहोगी, और मम्मी कभी शादी के लिए नहीं मानेगी। सोनल रोते हुए फोन काट देती है। इधर सोनल की शादी तय हो जाती है। उधर रेणु विशाल के लिए लड़की देखने लगती है। ऐसी लड़की लाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। विशाल समय के आगे घुटने टेक देता है। रेणु अंजलि को विशाल के लिए पसंद करती है। विशाल आप भूल जाओ उस बिना बिरादरी की लड़की को। यह देख अंजलि की तस्वीर, ये हमारे बिरादरी की लड़की है, सुंदर भी है और तिलक में पूरे 30 लाख मिल रहे हैं और पूरे घर का फर्नीचर। शादी ऐसी करो कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाए। ठीक है, जो करना है करो तुम। अरे एक बार लड़के से मिल ले बेटा। नहीं मिलना मुझे। करोगी तो तुम अपने मन का ही, तो फिर करो ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो। सोनल की शादी आनंद से हो जाती है। विशाल को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो भी अंजलि से शादी कर लेता है। अंजलि शादी की पहली रात आते ही अपना रंग दिखाने लगती है। कैसा एसी रखा है, रूम जरा भी ठंडा नहीं करता। ये एसी है या बस ढांचा रखा है? ये एसी है, दिख नहीं रहा क्या? नहीं नहीं, अंधी हूं ना मैं, दिखता नहीं मुझे। आजकल स्प्लिट एसी चलता है, ये सब नहीं। जहां मेरे घर वालों ने इतना दहेज दिया है, एक एसी भी दे देते, बोलना चाहिए था तुम्हें। रात की नींद खराब कर दी, कहां कचड़े में आ गई हूं मैं। जरा धीरे बोलो, इतना जोर जोर से बोल रही हो, आवाज बाहर जा रही होगी, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब इतनी फिक्र थी तो चुपचाप से एसी लगवा के रखना चाहिए था ना। अंजलि उसी वक्त कमरे से उठकर हॉल में आ जाती है और जोर जोर से बोलने लगती है। मम्मी जी मैं यहां नहीं सोने वाली हूं, एसी खराब है। मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, सुबह से जगी हूं मैं। अरे नहीं नहीं बेटा शांत हो जा, मैं कल ही तेरे कमरे की एसी बदलवा दूंगी। हाँ मेरे पापा एक एसी भी दे देते जहां इतना कुछ दिया है। मैं रात को कहां सो, नींद आ रही है मुझे। बहू तू और विशाल मेरे कमरे में सो जा, मैं तेरे कमरे में सो जाती हूँ। आपको शर्म नहीं आती बेटे बहू के कमरे में सोते हुए? हमारे सुहाग रात की सेज सजी पड़ी है, कैसे घर में पापा ने मेरी शादी कर दी। अच्छा बहू मैं हॉल में सो जाऊंगी, तुम आराम से मेरे कमरे में चली जाओ। विशाल और अंजलि रेणु के कमरे में चले जाते हैं और रेणु को हॉल में सोना पड़ता है। अगले दिन रेणु सुबह पहले ही उठ जाती है और बहू के उठने का इंतजार करने लगती है। देखते देखते सुबह के 10 बज जाते हैं पर अंजलि नहीं उठती। रेणु कमरे का दरवाजा खटखटाती है। अरे बहू उठ जा बेटा, बहुत देर हो रही है। विशाल कमरे से उठकर बाहर आता है। ये है अपनी बिरादरी की लड़की, मेरी किस्मत तुमने फोड़ कर रख दी मम्मी। अरे वो बच्ची है बेटा, अभी अभी आई है ना इस घर में, तो उसे भी तो वक्त लगेगा। पैसे वाले घर की बेटी है, तेरी गर्लफ्रेंड की तरह भूखी नंगी नहीं है। तुम कभी नहीं समझोगी मम्मी, और जब तक समझोगी बहुत देरी हो चुकी होगी। अंजलि 11 बजे उठकर कमरे से बाहर आती है। लगता है बहुत थक गई थी बेटा। चलो कोई नहीं, कल से जल्दी उठ जाना है और अभी नाश्ता बना लो। नाश्ता? मम्मी जी मुझे खाना बनाना नहीं आता।
मैं क्या बनाऊंगी, मुझे खुद को ही भूख लग रही है। करिए कुछ जल्दी से खाने का इंतजाम। फिर बाद में अंजलि मार्केट से खुद ऑर्डर कर लेती है। रेणु तो देखती रह जाती है। दोपहर के खाने के लिए रेणु को ही रसोई में जाना पड़ता है। बहू तू बना नहीं सकती वो ठीक है, कम से कम हल्दी नमक में हाथ तो लगा दे और देखती रहे मैं कैसे खाना बनाती हूँ। इससे ना तेरी पहली रसोई की रस्म भी पूरी हो जाएगी और तू खाना बनाना भी सीख जाएगी बेटा। ठीक है, चलिए वो कर लेती हूँ मैं। अंजलि और रेणु रसोई में जाती हैं। विशाल खोया खोया सा रहता है। वो अपने घर के बाहर निकलकर खड़ा होकर सोनल को याद करने लगता है। इतने में ही वो देखता है कि न्यूली मैरिड कपल सामने से आ रहा है और उसके बगल के घर में शिफ्ट हो रहा है। वो कपल कोई और नहीं, सोनल और उसका पति आनंद होते हैं। सोनल को देखकर विशाल एक लंबी सांस लेता है। सोनल और विशाल की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती है। विशाल घर के अंदर चला जाता है। उसे देखते ही अंजलि कहती है, विशाल, हम घूमने कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूं। कैसे नहीं जाओगे? हाँ, जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, और मुझ पर चिल्लाकर दोबारा बोलना भी मत। दहेज देकर तुम्हें खरीदा है मैंने, तुम्हें तो मेरे इशारों पर चलना होगा। ठीक है, तुम्हें जहां जाना है वहां का टिकट कटवा लो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? अंजलि गोवा का टिकट कटवा लेती है और दोनों गोवा घूमने चले जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। अंजलि अपने स्वभाव से बाज नहीं आती और बात बात पर सबको ताने मारती रहती। 15 दिन बाद अंजलि गोवा से वापस आती है। एक रोज रेणु अंजलि से कहती है, बहू अपने कुल देवता के मंदिर तुम दोनों को एक बार जाना होगा। ठीक है, कल चलते हैं। अगले दिन रेणु, विशाल और अंजलि सुबह पहले मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। विशाल ड्राइविंग सीट पर बैठा था। रेणु आगे की सीट पर बैठने जाती है कि अंजलि उसे रोक लेती है। हे मम्मी जी, क्या कर रही हैं आप? हाँ, पीछे बैठिए, आगे मैं बैठूंगी। गाड़ी दी भी तो मेरे पापा ने है, भूल गई क्या? अरे हाँ हाँ, तू ही बैठ आगे बेटा। विशाल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खून के घूंट पीकर बैठा रहता है। मंदिर में जाकर रेणु से कहता है, अपनी बिरादरी की ऐसी बहू लाकर तुम बहुत खुश हो ना मम्मी? रोज तुम्हें ताने देती है, घर का एक काम तक नहीं करती। मुझे तो तुमने बंदर बना दिया है, जिसकी डोर अंजलि के हाथों में दे दी है। जैसे चाहे वो मुझे नचा सकती है। बहुत अच्छा किया मम्मी, जीते जी मुझे मौत दे दी। तू भी ना छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बहू बहुत पैसे वाले घर से है बेटा। हाँ तो दहेज तुमने लिया है तो तुम उसके नखरे बर्दाश्त करो, पैसे तो हम छाती पर लेकर जाएंगे ना। विशाल वहां से चला जाता है। रेणु को अंजलि फिर भी अच्छी लगती है क्योंकि बस वो उसकी बिरादरी की है। मंदिर से घर लौटते वक्त विशाल देखता है कि सोनल के घर के बाहर से बहुत आवाजें आ रही थी। रेणु और अंजलि अपने घर में चली जाती है। वहीं विशाल सोनल के घर के बाहर उसकी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि आनंद सोनल पर चिल्ला रहा है। ये क्या किया तुमने? कभी इतनी महंगी शर्ट देखी भी है क्या? चाय गिरा दी। अपने घर में कुछ देखा भी नहीं होगा तुमने। लाइए मैं साफ कर देती हूँ। अरे दूर रहो देहाती कहीं की, तुम मेरे स्टैंडर्ड की हो ही नहीं सकती। बहन जी लगती हो बहन जी। उस सामने वाली को देखा है कभी? खुद को कितना मेंटेन रखती है, और एक तुम हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सोनल फूट फूट कर रोने लगती है। आनंद गेट को लात मारकर चला जाता है। उसी शाम अंजलि और विशाल एक तरफ अपनी छत पर वॉक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सोनल और आनंद भी अपनी छत पर आते हैं। आनंद को देखकर अंजलि स्माइल करती है और उससे बातें करने लगती है। आज का मौसम बहुत सुहावना है ना? हाँ, सुहावना नहीं, इसे रोमांटिक कहते हैं। ऐसे मौसम में तो गर्म चाय और पकौड़े मिल जाए तो और भी मजा आ जाए। बिल्कुल, तो आइए ना कभी हमारे यहाँ, मैं चाय और पकौड़े बनाऊंगी। ठीक है, तो कल शाम को ही आता हूँ। आनंद और अंजलि हंस हंसकर एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। अंजलि थोड़ी देर बाद विशाल से कहती है, ऐसे होते हैं लड़के। क्या हैंडसम लग रहा है। कपड़े देखिए इसके, कितने अच्छे पहने हैं। तुम्हारी तरह नहीं, रोज एक ही कपड़ा पहनता है। किससे शादी कर ली मैंने। इतना कहकर अंजलि नीचे चली जाती है। विशाल मानो पत्थर बन जाता है। अब जैसे उसे किसी की बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगले दिन शाम को अंजलि बहुत खुश होकर पकौड़े बनाने लगती है। अंजलि को रसोई में देखकर रेणु विशाल से कहती है, देख तो आज बहू रसोई में लगी है, अब तो कुछ नहीं कहेगा। हाँ, आपको बस किसी भी तरह ये साबित करना है ना कि आपकी पसंद अच्छी है। गोभी के पकोड़े बना लेना बहू, और प्याज के भी। हाँ हाँ, मैं सारी वैरायटी की बना रही हूँ।
रेणु का सीना चौड़ा हो जाता है। इतने में ही वो देखती है कि आनंद घर के अंदर आ रहा है। नमस्ते आंटी जी। आओ ना आनंद, बैठो, मैं अभी नाश्ता लगाती हूँ। अंजलि चाय और पकौड़े का नाश्ता लगाती है। आनंद खाकर तारीफ के पुल बांध देता है और कहता है, क्या बना है तुम्हारे हाथों में ना, जादू है जादू। वैसे तुम्हारी तरह ही है ये पकौड़े, बिल्कुल रंगीन। शुक्रिया आनंद जी। रेणु अपने कमरे में बैठकर पकौड़े खा रही थी और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आनंद से। दिन बीतने लगते हैं। आनंद और अंजलि की दोस्ती गहरी होने लगती है। इधर विशाल का छोटा भाई अनुज पढ़ाई पूरी करके अपने घर वापस आता है। मम्मी मैं आ गया। कैसे हो तुम लोग सब? बहुत मन कर रहा था तुम लोगों से मिलने का। अरे अब तो तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब तो यहीं रहेगा। हाँ नहीं नहीं, मैं तो जॉब करने बाहर जाऊंगा भैया। लेकिन अभी भाभी के हाथ का खाना कहाँ खाया है अभी तक? क्यों भाभी, खाना खिला रही हो ना? मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं, जो आता है वो खा लेना। तो क्या अभी तक इतने दिनों में खाना बनाना भी नहीं सीखी आप? मैं क्या यहाँ कुकिंग कोर्स करने आई थी? अनुज अंजलि की बातों को हंसकर टाल देता है और फ्रेश होने चला जाता है। जैसे ही वो अपना टॉवेल छत पर डालने जाता है तो देखता है कि अंजलि आनंद के साथ कहीं जा रही है बाइक पर बैठकर। अनुज तुरंत नीचे आकर विशाल से कहता है, भैया ये क्या है? भाभी किसी और के साथ कहाँ जा रही है? उन्हें कहीं जाना है तो घर में हम नहीं है क्या? पड़ोसी के साथ बाइक पर जाना मुझे तो सही नहीं लगता। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं दिमाग ही नहीं लगाता ज्यादा। वो मेरी पत्नी नहीं है, बस मम्मी की बहू है। तुम लोग ना जब देखो बहू के पीछे पड़े रहते हो। अपनी बिरादरी की कोई मिल गई है तो इतनी बातें बना रहे हो, नहीं तो दिन में तारे नजर आ जाते। अनुज वो आनंद है, अपने घर जैसा ही आता जाता रहता है घर में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तुम्हारे भाई को ना कंवारा ही रहना चाहिए था। अनुज को तब भी कुछ ठीक नहीं लगता। वो अंजलि पर नजरें गड़ाए रखता है। भाभी घर पर तो सबसे उखड़ कर बातें करती है और आनंद से बहुत अच्छे से बात करती है, हंस हंस कर। कुछ तो चल रहा है दोनों में जो किसी को नजर नहीं आ रहा है। मैं पता करके रहूंगा कि क्या बात है। अनुज एक दिन अंजलि का फोन देख लेता है जिसमें आनंद के कुछ ऐसे मैसेज रहते हैं जिसको देखकर अनुज का पारा गर्म हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, भैया मम्मी क्या है ये सब? बुलाओ भाभी को, आनंद से इश्क लड़ाया जा रहा है। आप लोगों को लगता है कि ये सती सावित्री है? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, अरे मेरा फोन छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? दो मेरा फोन वापस और दोबारा कभी मत छूना। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे फोन को हाथ लगाने का। शर्म नहीं आती? शादीशुदा होते हुए किसी और मर्द के साथ रंगरलियां मना रही हो। अंजलि और अनुज की आवाज बाहर आने लगती है और आवाज सुनकर आनंद भी वहां आ जाता है। अंजलि से क्या कह रहे हो? मुझसे बात करो। औरत के ऊपर क्या चढ़ रहे हो सब? तुम निकलो यहां से, नहीं तो तुम्हारा नक्शा यहीं बदल दूंगा। आनंद चल निकल यहां से। मम्मी दिख रहा है ना तुम्हारे बिरादरी की लड़की कैसी है? अरे क्या चल निकल। हाँ अंजलि चलो मेरे साथ, ये देहाती गरीब लोग तुम्हारे टाइप के है ही नहीं। देहाती किसको बोला? किसको क्या? तुम लोगों से कहा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं आनंद के साथ रहूंगी। कल तुम्हारे पास तलाक का नोटिस पहुंच जाएगा। चलो आनंद। अंजलि और आनंद वहां से चले जाते हैं। रेणु माथे पर हाथ रखकर बैठ जाती है। अनुज कहता है, क्या हुआ मम्मी, अब अपनी बिरादरी याद नहीं आ रही है क्या? सोनल को तुमने यही सब कहकर आने नहीं दिया, भैया की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम्हारी इज्जत नहीं जा रही है समाज में। चुप हो जाओ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। विशाल शांत बैठा रहता है। अगले दिन डाइवोर्स के पेपर विशाल के पास पहुंच जाते हैं और विशाल उस पर साइन भी कर देता है। सोनल आनंद से कहती है, इसे तुम किस हक से यहां लेकर आए हो? ये लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती। तो तुम यहां से चली जाओ, तो मैं तलाक दे दूंगा। मैं निकलो मेरे घर से। सोनल अपनी खिड़की पर खड़ी आंसू बहाती रहती है। विशाल उसे देखकर कहता है, मत रो सोनल, हमारे नसीब में यही लिखा है, तुम अपने मायके चली जाओ। तुम ठीक कह रहे हो, इस तरह अंजलि के साथ मैं नहीं रह पाऊंगी। सोनल अपने मायके चली जाती है और आनंद उसे तलाक दे देता है। अंजलि आनंद से शादी करके विशाल के सामने वाले घर में ही रहने लगती है। ये देखकर मोहल्ले के लोग रेणु से कहते हैं, रेणु तू तो बड़ी बुरी फंसी।
ऐसी लड़की को बहू बना लिया जो तेरे घर के सामने ही किसी और के साथ लग गई। मैंने सोचा था कि अपनी बिरादरी की लड़की है, अच्छी होगी। आजकल ना ये बिरादरी वाला सिस्टम खत्म हो गया है। लड़की किसी भी बिरादरी की हो, घर निभा दे वही बहू होती है। तभी वहां एक औरत आकर कहती है, रेणु, मैंने सुना था विशाल किसी लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो अपनी बिरादरी की नहीं थी। उसी से लड़की की शादी कर देती, कम से कम उसकी जिंदगी खराब तो नहीं होती। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विशाल ने मुझसे बहुत कहा, लेकिन मैंने अपनी बिरादरी के चक्कर में अंजलि से उसकी शादी करवा दी। देख, अभी भी वक्त है, विशाल की दूसरी शादी करवा दे। अंजलि को भी तो पता चले कि उसने विशाल को छोड़कर गलती की है। रेणु विशाल से कहती है, विशाल, तू उसी लड़के से शादी कर ले जिससे तू प्यार करता था। माँ, सोनल ही वो लड़की है और उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उस वक्त तो मुझसे भूल हो गई थी। अब इसे वापस इस घर में मेरी बहू बना कर लिया बेटा। मम्मी, आज तुम्हारे एक बिरादरी के ड्रामे के कारण इतना कुछ हुआ। विशाल मंदिर में जाकर सोनल से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। रेणु सोनल का स्वागत बहुत अच्छे से करती है। मुझे माफ कर दे सोनल, बिरादरी के चक्कर में इतना बड़ा धोखा हुआ। अब मेरे बेटे की गृहस्थी को संभाल और मुझे जल्दी से दादी बनने का सुख दे। आप माफी मत मांगी मम्मी जी। भाभी, जल्दी से अपने हाथों के गोभी के पराठे खिला दो जो आपने मुझे पहली बार खिलाया था। सोनल आती ही घर के काम में लग जाती है। ये देखकर रेणु कहती है, अपनी बिरादरी से अच्छी तो बिना बिरादरी वाली बहू है। सच में बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने।